नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह टनकपुर पहुंचे। यहां वे सूर्योदय सेवा समिति की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी और योग सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन इससे पहले उन्होंने मृदा चिकित्सा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सीएम ने खुद भी मिट्टी का लेप लगाकर इस पद्धति के लाभ को उठाया है। ये देखिए, सीएम पहुंचे हुए थे टनकपुर और सीएम ने यहां पर पहुंचकर योग सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही साथ सीएम ने अपनी शरीर पर मिट्टी का लेप भी लगाया है। तो सीएम टनकपुर पहुंचे और टनकपुर पहुंचकर सीएम ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहाँ पर सम्मेलन में भी सीएम शामिल हुए हैं। और सम्मेलन में आपको बता दें कि आयोजित यहाँ पर सम्मेलन नेचुरोपैथी और योग का सम्मेलन एक आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम ने शिरकत की। हरीश मेहरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरीश, देखिए, सीएम आज पहुंचे हैं टनकपुर और यहाँ पर सीएम ने मिट्टी का लेप लगाया है और मिट्टी का लेप लगाते हुए बाकी लोगों के साथ सीएम नजर आए हैं। ये मिट्टी का जो आज सीएम ने लेप लगाया है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। क्या फायदा इससे होता है, इसके पीछे लगाने के पीछे की क्या वजह? तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधेंगे। आपको बता दें कि सीएम टनकपुर पहुंचे और यहाँ पर योग सम्मेलन में सीएम ने हिस्सा लिया। और साथ ही साथ देखिए, ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, मिट्टी का लेप सीएम अपने शरीर पर लपेट कर बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि एक पद्धति है जिसका यहाँ के लोग फॉलो करते हैं इस पद्धति को, और सीएम ने भी इस पद्धति का लाभ उठाने के लिए मिट्टी का लेप अपने पूरे शरीर पर लगाया। और इसको जब तक सूख ना जाए तब तक इसको धोया नहीं जाता, सुखाने के बाद इसको धो लिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह टनकपुर पहुंचे और यहाँ पर वे सूर्योदय सेवा समिति की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी और योग सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन इससे पहले उन्होंने मृदा चिकित्सा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहाँ पर खुद अपने शरीर पर मिट्टी का लेप करवाया और इस लेप को लगाकर सीएम बाकियों के साथ बैठे हुए नजर आए। अन्य लोग भी इस लेप को लगाकर सीएम के साथ बैठे हुए नजर आए। तो सीएम धामी टनकपुर पहुंचे और यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हमारे साथ सहयोगी हरीश मेहरा जानकारी के साथ जुट गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, सीएम ने अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया हुआ है और जानकारी मिल रही है कि इससे शरीर को कुछ फायदे होते हैं। चिकित्सक तौर पर अगर देखें तो फिर किस तरीके के फायदे होते हैं, क्या इसके पीछे की वजह होती है लेप लगाने की? जी आकांक्षा, देखिए, आज जो है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर टनकपुर में, जो कि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा चंपावत का जो एक क्षेत्र है टनकपुर, यहाँ पर 3 दिवसीय ये योग शिविर चलाया जा रहा है, जो नवयोग सर्वोदय सेवा समिति के और भारत सरकार आयुष मंत्रालय भारत सरकार के में जो है यह योग चिकित्सा चलाई जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और मुख्यमंत्री द्वारा जो है यहाँ पर कई विभिन्न तरह के स्टॉलों पर जो है कि नेचुरोपैथिक चिकित्सा और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा और आयुष चिकित्सा, इस आयुर्वेदिक चिकित्सा, इनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री द्वारा जो है मड चिकित्सा का जो है यहाँ पर लेप लगाया गया और मड चिकित्सा की गई। ठीक है, मड चिकित्सा कराते हुए सीएम नजर आए हैं और कई कार्यक्रम और भी थे जिसमें सीएम शामिल हुए हैं। टनकपुर में आज सीएम कितने बजे तक रहने वाले हैं? जी आकांक्षा, अभी उनका इसके उपरांत जो है टनकपुर में एक शारदा घाट है, उसका जो है निरीक्षण है, क्योंकि बाढ़ से उसका कटाव हो जाता है, तो उसका निरीक्षण कार्यक्रम के बाद फिर एक जो है जनसंवाद कार्यक्रम है, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है, क्योंकि चंपावत विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर एक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय खोला है। उसमें जो है जनसंवाद कार्यक्रम उनके द्वारा जो है 12 से 1 बजे के बीच रखा गया है। जी आकांक्षा। ठीक है हरीश, और ये जो जन संवाद कार्यक्रम के बारे में आप बता रहे हैं, इसमें लोग पहुंचेंगे और उनसे सीएम समस्याओं को सुनेंगे। कह सकते हैं कि जिस तरीके से जनता दरबार या फिर जन समस्याओं को जैसे सीएम अक्सर सुनते हैं, उसी की तर्ज पर इस कार्यक्रम को रखा गया है।
जी, उसी तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा क्षेत्र है तो बार बार उनका आना नहीं हो पाता है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम, क्योंकि लोगों की समस्याएं हैं, देहरादून ना पहुंच के वो यहीं पर मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी समस्या रखेंगे और इस तरीके से जो है जनता से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री। जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जी आकांक्षा। ठीक है हरीश, आप ये भी बताइए कि सीएम यहाँ पर टनकपुर में सुनवाई भी करते हुए नजर आएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और अधिकारियों को, संबंधित अधिकारी जो होंगे उनको निर्देश देंगे समस्याओं को दूर करने का। इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम यहाँ पर सीएम का रहने वाला है? जी आकांक्षा, इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से बनबसा निकलेंगे और उसके बाद जो है उनका 2:30 बजे का कार्यक्रम हल्द्वानी में है। उसके बाद जो है शाम को वापसी उनकी फिर खटीमा उनके निजी आवास पर होनी है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के गांव में होगी कैबिनेट बैठक, ग्राम पंचायतों में शुरू होगी मुख्यमंत्री चौपाल योजना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं और सभी गांव में रखे जाएंगे एक एक पर्यावरण मित्र। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पर्यावरण मित्र भी हर गांव में रखे जाएंगे। उत्तराखंड में गाँव में होगी, आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्राम पंचायतों में शुरू होगी मुख्यमंत्री चौपाल योजना। संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, ये जानकारी मिल रही है कि गांव में होगी कैबिनेट बैठक, इसको लेकर आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनहित के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनके निर्णय हो आम जनता से जुड़े निर्णय कहे जा सकते हैं और अब ये कहा जा सकता है कि देहरादून के बाद अब जो धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठकें होंगी वो गांव में भी होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। बाकायदा गाँव का चयन यहाँ पर होगा और उस गाँव में कैबिनेट बैठक को आयोजित करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। पूर्व में भी इस तरह की एक बैठक यहाँ पर हो चुकी है जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर राज्य स्थापित थी। 2015 का समय था और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यानी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने हरिद्वार के रुड़की में जो चुनियाला गांव है वहां पर इस कैबिनेट को करने का काम वहां पर किया था। यानी तब भी एक कैबिनेट बैठक गांव में हुई थी और अब ये कह सकते हैं कि धामी सरकार में भी कैबिनेट बैठक गांव में होने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा जो प्रवास कार्यक्रम होगा वहां पर चौपाल लगाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जिस जनपद में रहेंगे, रात्रि प्रवास जिस जनपद में करेंगे वहां पर कम से कम किसी एक गांव में उनके द्वारा चौपाल लगाने का काम किया जाएगा। उस चौपाल में गांव के उन सभी लोगों से बातचीत वहां पर की जाएगी। जनता से सीधा संवाद मुख्यमंत्री का होगा और जनता से जाना जाएगा कि जो सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है या नहीं, धरातल पर योजनाएं पहुंच रही है या नहीं और जो विकास की जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति से स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवगत होने का काम वहां पर करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के लिए जो विकास की योजनाएं संचालित कर रहे हैं उन योजनाओं का फीडबैक लेने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से स्वयं यहाँ पर किया जा रहा है। पूर्व में भी इस प्रकार से मुख्यमंत्री के जो दौरे रहते थे यहाँ पर और जनपदों के प्रवास कार्यक्रमों के रहते थे, अब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उन जनपदों के प्रवास कार्यक्रमों पर यहाँ पर जाने का काम कर रहे हैं और अब उनके द्वारा सीधे तौर पर चौपाल और कैबिनेट बैठक गाँव में ही करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य को विकसित करने का जो उनकी तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है 2025 तक उत्तराखंड राज्य को से राज्यों की श्रेणी में शुमार यहाँ पर करना है, विकसित राज्यों की कतार में सबसे आगे खड़ा करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की जनहित की योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं, वो धरातल पर उतर सके, जनता को उसका लाभ यहाँ पर मिल सके और विकास के पायदान पर उत्तराखंड आगे बढ़ सके। तो उसके लिए उन सब चीज़ों का फीडबैक स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निर्णय ले रहे हैं और जल्द ही उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक और चौपाल गाँव में होती हुई नजर आएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाँव में इन सब चीजों को करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अब तो कह सकते हैं एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री की तरफ से ये शुरू की गई है जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और साथ ही साथ अब देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि सभी गाँव में रखे जाएंगे एक एक पर्यावरण मित्र। तो इसको लेकर आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? पर्यावरण मित्र जो रखे जाएंगे वो क्या काम करते हुए नजर आएंगे? ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ी पहल यहाँ पर की जा रही है और इस बड़ी पहल के तहत यह समझा जा सकता है कि 7,700 से अधिक गांव ऐसे पूरे प्रदेश भर में चिन्हित होंगे जहां पर उन गांवों के ही किसी एक व्यक्ति को पर्यावरण मित्र रखने का काम किया जाएगा। वो पर्यावरण मित्र उस गांव की जो जनता है उस जनता को पर्यावरण के प्रति सचेत करने का काम वहां पर करेगा। पर्यावरण में खास तौर पर सबसे पहले जो स्वच्छता का जो कार्यक्रम होगा उस स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर जनता को प्रेरित करने का काम उस पर्यावरण मित्र की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा कि गाँवों की
सफाई ठीक है, कैसे की जा तो सकती है। तमाम इंतजाम यहाँ पर इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि जनता को बहुत ज्यादा लाभ मिल सके और लोगों के लिए सुविधा हर तरह से हो सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभय आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी मंत्रियों का जिलों में 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम शुरू और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहले सुनेंगे जनता की समस्याओं को और हरिद्वार में पहले दिन प्रवास करेंगे गणेश जोशी। दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वरिष्ठ नेताओं के घर करेंगे मंत्री दोपहर का भोजन और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 और 26 को करेंगे नैनीताल प्रवास। मंत्री सौरभ बहुगुणा की अगर बात करें तो 19 और 20 को उधम सिंह नगर का प्रवास करेंगे। मंत्री सतपाल महाराज 18 और 19 को कोटद्वार का प्रवास करेंगे। तो प्रवास के लिए मंत्री अब निकलेंगे और अधिकारियों के यहाँ पे उनका कार्यक्रम रहने वाला है। 2 दिन के प्रवास पर तमाम मंत्री निकलने वाले। सतपाल महाराज की जैसे कि हम बता रहे हैं आपको 18 से 19 को कोटद्वार में प्रवास करते हुए नजर आएंगे और मंत्री रेखा आर्या की अगर बात करें तो 25 से 26 को टिहरी में प्रवास करेंगी। तो ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं मंत्रियों के प्रवास को से संबंधित। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 22 और 23 को देहरादून में प्रवास करेंगे। सतपाल महाराज 18 और 19 को कोटद्वार में प्रवास करेंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से प्रवास करते हुए तमाम मंत्री नजर आएंगे। 2 दिन के प्रवास कार्यक्रम पर तमाम मंत्री निकलेंगे और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो काम है 2 दिनों में जो मंत्रियों को करना है वो यही कि जिलों की दौरों के दौरान तमाम जानकारियां लेंगे, किस तरीके से जिलों में काम किया जा रहा है, जनता के बीच पहुंचेंगे और ये कह सकते हैं कि ये जो प्रवास कार्यक्रम मंत्रियों का रहने वाला है 2 दिन का, इसके जरिए कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं को जानना, बेहतर तरीके से समझना, उनसे रूबरू होना, यही इसका जो मेन रीज़न है वो यही है। और इसी वजह से तमाम जो मंत्री हैं वो 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के लिए तमाम जनपदों में पहुंचेंगे, जिलों में जाकर जानकारियां लेते हुए नजर आएंगे। हमने आपको जानकारी दी किस तरीके से किस किस मंत्री का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 और 26 को पहुंचेंगे प्रवास कार्यक्रम के लिए और मंत्री सौरभ बहुगुणा की अगर बात करें तो 19 और 20 को प्रवास करेंगे उधम सिंह नगर में, जहां पर तमाम जानकारियां लोगों से लेते नजर आएंगे। लोगों से जानकारी लेंगे किस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, क्या परेशानियां लोगों की हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब कोई मंत्री जनता के बीच जाता है तो जनता की समस्याएं उसको बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। दूर दूर से समस्याएं उतनी समझ नहीं आती हैं, इसी वजह से प्रवास कार्यक्रम रखा जाता है। संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, मंत्रियों को 2 दिन के प्रवास पर जाना है और सबके अपने अपने टाइम तय हो गए हैं, डेट तय हो गई है, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या कुछ होगा, ये सब तय हो गया है। इसका मेन मकसद अगर कहें तो यही है कि जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझे, जनता के बीच मंत्री पहुंचे और उनकी समस्याओं को समझकर उसी हिसाब से अधिकारियों के साथ बैठक करें और पूरी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करें। बिल्कुल, देखिए, जो भी मंत्री होंगे वो 2 दिन के प्रवास पे होंगे। बाकायदा सबके कार्यक्रम तय हो चुके हैं। लगातार सरकार जनता के द्वार जाने का जो दावा कर रही थी उसी के मद्देनजर सरकार के द्वारा इस तरीके का काम किया गया है। बाकायदा तमाम जो है मंत्रियों के कार्यक्रम निर्धारित कर लिए गए। पहले जो है लोगों से जो है मंत्री पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जो मंत्री होंगे वो जो बूथ स्तर के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता होंगे उनके घर में प्रवास करेंगे, दिन का भोजन करेंगे। तमाम चीजें जो है निर्धारित कर ली गई हैं सरकार की तरफ से। पहले से ही तमाम अपने मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए थे कि वह प्रवास पर जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना जा सके और उसका निराकरण किया जा सके। जी बिल्कुल सौरभ, यूपी में भी कुछ इसी तरह का कार्यक्रम रखा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ताकि मंत्री लोगों के बीच जा सके। क्योंकि मंत्रियों का काम, देखिए, अगर किसी भी जिले का कोई मंत्री है तो उसका यही काम है कि जनता के लिए काम किया जाए। लेकिन जनता की समस्याओं को जब समझेंगे ही नहीं, वो जनता की परेशानियों को समझेंगे ही नहीं, तो काम कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो लोगों के बीच पहुंचे और वहां पहुंचकर, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है, अगर आप समस्याओं को करीब से देखेंगे तो आप समस्याएं बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम रखा गया है मंत्रियों का, लोगों के बीच पहुंचे, लोगों की समस्याओं को समझे और फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए पहले दिन का कार्यक्रम यही रहने वाला है कि पहुंचकर जानकारियां लें और दूसरे दिन का कार्यक्रम रखा गया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का। तो पहले दिन समस्याओं को समझा जाएगा और फिर दूसरे दिन अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, समस्या का रीजन पूछा जाएगा कि आखिर क्यों परेशानियां हो रही हैं। अधिकारियों से मीटिंग के दौरान उनको निर्देश दिए जाएंगे।
बिल्कुल देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पहले जो है तमाम लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और फिर उसके निराकरण पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार निराकरण जो अधिकारी अपने स्तर से क्यों नहीं कर पाए, मंत्रियों तक जो है इस तरीके के मामले क्यों पहुंच रहे, सरकार तक क्यों पहुंच रहे, जबकि जो है अधिकारियों को पहले ही सीएम की तरफ से निर्देश है कि जनता की समस्या को गंभीरता के साथ सुना जाए और उनका मौके पर ही निस्तारण किया जाए। अब जो है मंत्रियों का प्रवास कार्यक्रम जब लगेगा तो जाहिर सी बात है तमाम समस्याएं वो भी सुनाई देंगी, जिनको लेकर लगातार जो है लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं, जिसके चलते जो परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। उन तमाम समस्याओं को जो है मंत्रियों के सामने रखा जाएगा और उसके बाद जो है उम्मीद की जा रही है कि सरकार के स्तर से जो अधिकारियों को निर्देश देते हैं उसका निराकरण भी करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए सौरभ, कई मौकों पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी सख्त निर्देश मंत्रियों को देते नजर आते हैं कि लोगों की समस्याओं को सुने, और यही निर्देश अधिकारियों को भी देते नजर आते हैं। तो इसी वजह से लगातार ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं और लोगों को सुविधा मिल सके, इसलिए इनको कंटिन्यू किया जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोविड जांच फर्जीवाड़े में निलंबित 2 अधिकारी बहाल कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोविड जांच में फर्जीवाड़ा पाया गया था, जिसके बाद अधिकारियों को निलंबित किया गया था। अब इन 2 अधिकारियों की सेवा बहाल की गई है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं। कोविड जांच के दौरान फर्जीवाड़ा हुआ था। जांच में दोषी नहीं पाएंगे डॉक्टर अर्जुन सिंह और डॉक्टर NK सिंह, जिसके बाद इनको दोबारा से सेवा देने का मौका दिया गया है। कुंभ मेला 2021 के दौरान किए गए थे निलंबित, और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोविड जांच फर्जीवाड़े में निलंबित 2 अधिकारी बहाल कर दिए गए हैं। 2 अधिकारियों पर जांच चल रही थी, जांच में दोषी नहीं पाए गए, जिसके बाद इनको दोबारा से इनकी जो काम थे, इनकी जो सेवाएं थी, उनको लेकर इनको दोबारा से तैनात कर दिया गया है। दोबारा से इनकी सर्विस बहाल कर दी गई है। कुंभ मेला 2021 के दौरान इनको निलंबित किया गया था। कुछ इनके ऊपर आरोप लगे थे, कुछ जानकारियां मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों के निलंबन का आदेश दिया गया था। और अभी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुंभ मेला 2021 के दौरान इनको निलंबित किया गया था, लेकिन अब जांच में दोषी नहीं पाए गए तो इनको दोबारा इनकी सेवा पर वापसी कराई गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। विभिन्न राज्यों की, जिस तरीके से आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों में की जा रही है एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना, राज्य में स्थापना की जा रही है ताकि जो खेल के क्षेत्र में युवा हैं उनको मदद मिल सके। और खेल मंत्रालय ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज को भी मंजूरी दी है ताकि यहाँ पर भी स्थापना हो सके और तमाम जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड बच्चे हैं, युवा हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। विभिन्न राज्यों में एक्सीलेंसी सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है। और अब उत्तराखंड में भी खेल मंत्रालय ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज को इसको लेकर मंजूरी दी है। खेलो इंडिया की कार्यकारी निदेशक राधिका ने अधिसूचना जारी की है। ओलंपिक में भारत को बढ़ाने के लिए पहल, जिस तरीके से ओलंपिक में भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, उसी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए लगातार ये पहल चल रही है। खेलो इंडिया के तहत भी लगातार कोशिश की जा रही है और खेल के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और वो अपने भविष्य को बेहतर बना सके, इसके लिए भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग में केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा। धर्मांतरण कानून को लेकर धामी सरकार के लिए गए निर्णय को कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने पहाड़ के लिए जरूरी बताया है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि जिस तरह से घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से इस कानून को सख्त बनाने का काम किया गया है ताकि अपराधियों को सजा मिल सके और पहाड़ में ये धर्मांतरण लगातार जिस तरीके से हो रहे हैं वो ना हो सके। धर्मांतरण को लेकर सीएम धामी भी काफी सख्त नजर आए थे और अब मंत्री चंदन रामदास ने भी इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ के लिए जरूरी था सख्त कानून लाए। कल कैबिनेट धर्मांतरण इस समय बहुत एक मुख्य समस्या है और आप देख रहे हैं कि जो घटनाएं
लगातार हो रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। इसलिए कल कैबिनेट ने धर्मांतरण कराने वालों को उचित दंड देने के लिए प्रावधान किया है। वो भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। पहाड़ों में इस धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत आवश्यक था कि हम सख्त कानून लाएं। कल कैबिनेट ने इस कानून लाया है। चले आगे बढ़ेंगे। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसपी अजय सिंह ने घटना की जानकारी ली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और अब पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर बदमाश का इलाज किया जा रहा है। हरिद्वार का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ये मुठभेड़ पुलिस और बदमाश के बीच हुई और इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कर दिया है। फिलहाल बदमाश का इलाज चल रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरी घटना की जानकारी ली है। हरिद्वार का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस को जानकारी हुई थी बदमाश की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये मुठभेड़ देखने को मिली पुलिस और बदमाश के बीच और इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जहां पर बदमाश का इलाज किया जा रहा है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मामले की जानकारी होने पर एसएसपी अजय सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस को एसएसपी अजय सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका एसएसपी साहब। थैंक यू। ये पूरा मामला क्या था, किससे मुठभेड़ हुई, बदमाश किस संबंध में गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जैसे नॉर्मल रूटीन की जो चेकिंग चलती है हमारी मॉर्निंग सुबह में, हमारी जो मोटरसाइकिल पे गश्ती और नहर पटरी पड़ती है यहाँ पर हमारे यहाँ पर, उसके पर जो है दो संदिग्ध व्यक्तियों को जब हमारे लोगों ने रोका वहाँ पर चेक करने के लिए, पूछताछ के लिए, तो वो जंगल की ओर भागे थे और जब पीछा किया गया उनका तो जो हमारे दो कर्मी थे तो एक फायर किया गया। इस सूचना पर तत्काल जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, चूंकि आज फ्राइडे की परेड थी, सभी अधिकारीगण पास ही में हमारी पुलिस लाइन वहाँ मौजूद थे, तो तत्काल एरिया की घेराबंदी की गई थी और जिसमें फायरिंग पर जो बदमाश थे, जो अभी फायरिंग में एक बदमाश के 2 गोलियां पैर में लगी। ठीक है। बाकी मौके से भाग गया था, जिसकी पहचान देवराज के रूप में हुई है। इसको 50,000 का इनाम 6 माह पहले ये एक वारदात में था और 50,000 का इनाम इस पर घोषित था। बाकी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और समस्त जानकारी की जा रही है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।